Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Loud and clear? चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं अपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सिर्फ सी ही नहीं हर लैंग्वेज में आपके काम आएगा। हर लैंग्वेज लिटरली मीन्स हर लैंग्वेज, चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ें, सी के बाद जावा पढ़ें, पाइथन पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको ये चैप्टर हर जगह यूज होता हुआ दिखेगा। तो जितने सीरियसली अभी तक आपने कोर्स पढ़ा है उससे दुगना सीरियस होकर इस चैप्टर को पढ़िएगा, है ना। मैं आपको देख तो नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ मान कर चलता हूँ कि आप बातें मेरी ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। उससे ज़्यादा सिंसेरिटी इस चैप्टर में दिखाइएगा। यकीन मानिए आपका प्रोग्रामिंग कैरियर, प्रोग्रामिंग लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से बन गया। और अगर ये चैप्टर कमज़ोर रह गया तो फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डराएगी। हर लैंग्वेज में आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे चीज़ें बन नहीं रही हैं। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है, इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको एरे, इफ, लूप किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम सी में बना सकते हैं तो आप ये चैप्टर सीख सकते हैं। शुरू करें। चलिए समझिए अब ध्यान से, ठीक है। फंक्शन क्या है इसको समझने की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से अपन करते हैं। जब आप लोगों ने सी पढ़ना स्टार्ट करा था, जब ये बैच जस्ट शुरू हुआ था, तब आपने बैच शुरू होने के 4 या 5 लेक्चर्स के बाद एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें आपने 3 नंबर्स को ऐड करके उनका एवरेज कैलकुलेट करा था। याद है आपको? आपका पहला प्रोग्राम था यूजर से 3 नंबर लो और उनका एवरेज निकालो, है ना। अब आप मुझे बताइए, आपने अब सी में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अगर हम यूजर से 3 नंबर लें और उनका एवरेज कैलकुलेट करें तो ये प्रोग्राम हम रफली मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लाइनों में बना लेंगे? जवाब दें। अगर यूजर से 3 इंटीजर्स लेकर हमें उसका एवरेज निकालने का कोड लिखना है तो ये प्रोग्राम हम रफली मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लाइनों में बना लेंगे? जल्दी बताइए। वेरी गुड। आप मिनिमम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं 3 लाइन में, मैक्सिमम नहीं, सिर्फ एक्चुअल कोड, वेरिएबल डिक्लेरेशंस भी छोड़ दीजिए, जो एक्चुअल कोड है वो बताइए। तो मिनिमम 3 लाइन में, मैक्सिमम 5 लाइन में, है ना। 3 लाइन में ऐसे कि आप प्रिंट एफ में लिखेंगे एंटर 3 नंबर, स्कैन एफ में तीनों को स्कैन करेंगे और अगले प्रिंट एफ में इनका कैलकुलेट कर देंगे आप एवरेज बाय राइटिंग a + b + c डिवाइडेड बाय 3, राइट। और 5 लाइन में कुछ आप ऐसे करेंगे कि आप पहले प्रिंट एफ में लिखेंगे एंटर 3 नंबर, स्कैन एफ में उनको स्कैन करेंगे, सम के अंदर a b c को ऐड करेंगे, एवरेज में सम को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर एवरेज को करेंगे आप प्रिंट। आ रहा है समझ? राइट। तो रफली आप 3 से 5 लाइनों के बीच में यूजर से 3 इंटीजर्स लेकर उनका कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकते हैं एवरेज। सही है? ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, ठीक है, गौर से सुनिएगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप इमेजिन करिए आप सी लैंग्वेज में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये आपने मेन लिखा और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करा, कुछ XYZ टास्क से रिलेटेड आप सी में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते आपको ऐसा लगा, लाइन नंबर 100 के आसपास पहुंचकर आपको ऐसा लगा कि आपको यूजर से 3 इंटीजर लेकर उनका एवरेज निकालना है। बताइए आप क्या करेंगे? सोच के जवाब दीजिएगा आराम से। आप सी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई मैथमेटिकल पजल सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए बड़ी सी। उस मैथमेटिकल पजल का एक हिस्सा है कि यूजर से 3 नंबर लेकर उनका एवरेज निकाला जाए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप वो कोड लिखेंगे
जो 3 नंबरों का एवरेज निकालेगा। हाँ के ना? लिखेंगे ना अपने इस प्रोग्राम के अंदर वो कोड जो 3 नंबरों का एवरेज कैलकुलेट करेगा। मैं उस कोड को हैश से डिनोट कर रहा हूं। ये जो हैश वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, कितनी लाइनें? 5 लाइनें, जैसा अपन ने डिस्कस करा। ये आपके प्रोग्राम में एवरेज कैलकुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में बिजी हो गए। आप इमेजिन करिए लाइन नंबर 500 के आसपास पहुंचकर आपको फिर ख्याल आता है कि आपको यूजर से 3 नंबर लेने हैं और उन 3 नंबरों का एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे बताइए? जो आपने अभी अभी प्रोग्राम में कोड लिखा है, आगे चलकर उसी कोड की आपको दोबारा जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड। आप इस कोड को करेंगे कॉपी, है ना, और यहां पर दोबारा कर देंगे इस कोड को पेस्ट। ऐसा ही कुछ करेंगे ना आप? बताइए, सही कह रहा हूं? उसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में बिजी हो जाएंगे। फिर मान लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में आगे चलकर फिर एवरेज निकालना पड़ा, फिर आप ये कोड पेस्ट करेंगे, फिर आप नॉर्मल फ्लो लिखेंगे, फिर कहीं ज़रूरत पड़ी एवरेज निकालने की, फिर आप एवरेज निकालने के लिए कोड पेस्ट करेंगे। और अगर मैं मान लूँ रफली आपको ये काम मेन में 10 बार करना है, तो आप मानते हैं आप 50 लाइनें मेन में सिर्फ एवरेज निकालने की रिपीट करेंगे? मानते हैं? ये भी कोड फॉर एवरेज है ना? ये भी कोड फॉर एवरेज है, सेम कोड। ये भी कोड फॉर एवरेज है, फिर ये भी कोड फॉर एवरेज है। और जैसे यहाँ 4 बार दिख रहा है आपको, ऐसा मान लीजिए कुल 10 बार आपको करना पड़ा, तो 50 लाइंस आप मेन में सिर्फ रिपीटेटिव कोड के लिए देंगे ना? जितनी अभी तक सी पढ़ी है ऐसे ही करेंगे ना? ठीक। अब सी आपको इसका एक दूसरा सॉल्यूशन देती है। सी कहती है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इतनी बार प्रोग्राम में एवरेज निकालना है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि अपन एवरेज निकालने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें। ये जो लाइन मैंने लिखी है वॉइड एवरेज, इसे अभी आप नजरअंदाज कीजिएगा, है ना? अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये वॉइड एवरेज का मतलब क्या है। बस अभी इतना मान लीजिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कैलकुलेट करता है 3 नंबरों का एवरेज। ठीक है, इसको और कुछ नहीं आता, इसको बस इतना आता है कि 3 नंबरों का एवरेज कैसे निकालते हैं। अब आप अपना मेन प्रोग्राम बनाइए और अपने मेन प्रोग्राम यानी मेन प्रोजेक्ट को लिखना स्टार्ट कीजिए। और आपके मेन प्रोजेक्ट को लिखते लिखते जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको 3 नंबरों का एवरेज निकालना है, तो जैसे आप CLRSCR यूज करते हैं, तो एक लाइन का स्टेटमेंट लिखते हैं ना CLRSCR, और स्क्रीन क्लियर हो जाती है। एक लाइन का CLRSCR लिखते हैं और स्क्रीन क्लियर हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल वैसे आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिखिए एवरेज। जैसे ही कंपाइलर आपको ये एवरेज लिखता हुआ देखेगा, गौर कीजिएगा वो यहां से सीधा जंप इस ब्लॉक पे मारेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहां से वापस लौट आएगा मेन के पास। फिर आप मेन को कंटिन्यू कीजिए, जो आपका मन करे वो कोड लिखिए यहाँ पर। ठीक, इस कोड को लिखना शुरू करिए। फिर आगे चलकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एवरेज की फिर ज़रूरत पड़ रही है, फिर से एक लाइन का स्टेटमेंट लिखिए एवरेज, और फिर से कोड को कर दीजिए आप यहाँ से आगे की तरफ कंटिन्यू। फिर से गौर करिए कंपाइलर को जब ये एवरेज नज़र आएगा, एक बार फिर कंट्रोल यहाँ से जंप मारेगा एवरेज की तरफ, ये पीस ऑफ कोड रन होगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद कंट्रोल फिर आ जाएगा यहाँ। ऐसे आपको जितनी बार एवरेज चाहिए क्या करना पड़ेगा मेन में? बताइए क्या करना पड़ेगा आपको मेन में, जल्दी बताइए। आपको बस एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज एवरेज। अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो आपको ब्लॉक बना हुआ दिख रहा है, ये ब्लॉक सी की दुनिया में कहलाता है फंक्शन। पहचान रहे हैं आप इसको?
ये सी की दुनिया में कहलाता है फंक्शन, और ये जो आप देख रहे हैं एवरेज का स्टेटमेंट, ये सी लैंग्वेज की दुनिया में कहलाता है फंक्शन का CALL कॉल। तो आप मुझे बताइए फंक्शंस क्या हुए, जल्दी जवाब दीजिए। इस पूरी कहानी को सुनकर क्या लगा? बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शंस, ऐसा नहीं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज होने वाले छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शन। जो आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं उनमें जो छोटा सा सेक्शन होता है, अगर वो सेक्शन बार बार रिपीट आपको करना है तो उस सेक्शन का कोड बड़े प्रोग्राम में रिपीट ना करके आप उसे अलग से लिखकर अपने प्रोग्राम से कर लेते हैं कनेक्ट। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? यस और नो? ठीक, चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं इसकी, और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ फंक्शन? जवाब है फंक्शंस आर स्मॉल blocks of code having a particular name followed by a pair of parentheses. Functions are small blocks of code having a particular name followed by a pair of parentheses designed to achieve a particular task, designed to perform a particular task. बताइए बेसिक डेफिनेशन समझ में आई? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसका एक नाम होगा, नाम के बाद पैरेंथेसिस होगा, और वो एक पर्टिकुलर एम के साथ बनाया जाएगा, वो सी में कहलाएगा फंक्शन। हाँ के ना? ठीक है। These functions can then be called by the main program whenever the need of the task performed by a function arises. ये भी क्लियर हुआ? जब भी फंक्शन में जो काम हो रहा है उसकी जरूरत मेन प्रोग्राम को पड़ेगी तो मेन प्रोग्राम फंक्शन को कॉल कर लेगा। फंक्शंस ऐसे ब्लॉक्स ऑफ कोड हुए जिन्हें लिखते एक बार हैं और यूज हम बार बार कर सकते हैं। जैसे आप बताओ, आप अपने प्रोग्राम में printf कितनी बार कॉल करते हो? कितनी बार printf कॉल कर सकते हैं अपन प्रोग्राम में? सभी लोग आंसर दें। एक बार? बहुत बार। और printf बनाया कितनी बार गया होगा सी की तरफ से? printf सी ने बनाया कितनी बार होगा? बनाया सी में printf एक बार है, बट आपको मौका मिला है कि आप उसे कॉल अनगिनत बार कर पाए, जितनी बार चाहे उतनी बार कर पाए। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ें। गुड। अब आता है अगला पॉइंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन? फंक्शन के बिना प्रोग्राम नहीं बनता क्या? क्या कहते हैं? बिना फंक्शन के प्रोग्राम नहीं बनेगा कि बन जाएगा? जल्दी 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 बन जाएगा। लेकिन फंक्शंस, वेरी गुड, लेकिन फंक्शंस आपके काम को आसान कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। कारण आप उन्हें बनाएंगे एक बार और आप यूज कर सकते हैं उन्हें बार बार। ठीक है, अब बताइए जरा पहला बेनिफिट फंक्शंस का आपको क्या दिख रहा है? इस कोड को इस कोड से कंपेयर करें तो बेनिफिट क्या नजर आ रहा है, जल्दी बताइए फटाफट। क्या मैं कह सकता हूं फंक्शन के कारण प्रोग्राम की लेंथ कम होती है? दे हेल्प अस रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड। जो काम आप रिपीटेडली
पांच पांच लाइनें बार बार लिख के कर रहे हैं, फंक्शन में वो काम आप एक लाइन में कर पा रहे हैं, शाबाश। तो फंक्शन का पहला बेनिफिट, फंक्शंस हेल्प अस reduce the length of the code. Functions help us reduce the length of the code. कैसे? This is because we can write the repetitive code inside a function, and using just a single line we can call the function. This saves the efforts of the programmer as well as helps us reduce the length of the main code. Yes or no? ठीक है, चलिए दूसरा बेनिफिट समझिएगा गौर से। इमेजिन करिए हम ये वाले स्टाइल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसमें हमने फंक्शन नहीं बनाया है। अब सपोज करिए इस स्टाइल में मैंने जब एवरेज का स्टेटमेंट लिखा, एवरेज का जब फॉर्मूला लिखा, तो मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई और मैंने इस फॉर्मूला को लिख दिया एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। गलती समझ में आ रही है आपको मैंने क्या करी है? अगर मैं कह रहा हूं एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3 तो क्या मिस्टेक हो गई? होना चाहिए था सम अपॉन 3.0, सही कह रहा हूं है ना? लेकिन मैंने गलती से लिख दिया सम अपॉन 3, करेक्ट। अब अगर मैं यहां लिखता हूं एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3, तो आप मानते हैं ये गलती हर जगह पेस्ट हुई होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसी कोड को तो हर जगह पेस्ट करा है, ठीक है। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा और आउटपुट गलत आएगा, तो आप मानते हो मुझे इस पूरे कोड को चेक करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा अपनी गलती ढूंढने के लिए। इतने बड़े कोड को चेक करूंगा मैं एवरेज में क्या मिस्टेक हो रही है ये पकड़ने के लिए, है ना। जबकि यहां नोटिस करिए, अगर इस एग्जाम्पल में मैंने गलती कर भी दी, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 3 लिख भी दिया, तो इस प्रोग्राम में मुझे गलती ढूंढने के लिए क्या मेन को चेक करना पड़ेगा, मेन को ट्रेस करना पड़ेगा, या एवरेज की ट्रेसिंग से काम हो जाएगा? है ना। मेन को क्यों ट्रेस करूंगा मैं? मुझे दिख रहा है अगर एवरेज का आंसर गलत आ रहा है तो गलती कहां होगी? अगर एवरेज का आंसर गलत आ रहा है तो गलती 100% एवरेज फंक्शन में होगी। कोई मेन को बैठकर चेक क्यों करेगा अगर एवरेज में मिस्टेक है तो, राइट। यानी फंक्शंस के कारण दूसरा फायदा ये कि हमें गलतियों का अंदाजा जल्दी लग जाता है, हम जल्दी गलतियां पकड़ सकते हैं, हमें पूरे प्रोग्राम में गलती नहीं ढूंढनी पड़ती, हमें गलती को सर्च करना पड़ता है एक स्मॉल सेक्शन ऑफ कोड में। यस और नो, है ना। उससे बड़ा फायदा यहां मुझे बताइए, गलती मिल जाने के बाद आप उसको जब करेक्ट करेंगे तो आपको 10 जगह करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। खाली यहां पर 3.0 कर देने से बाकी सब जगह थोड़ी ना ये गलती सुधर जाएगी, राइट। जबकि फंक्शंस में नोटिस करिए, अगर मैं यहां आकर कह देता हूं एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3.0, तो सब जगह मुझे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यस और नो? यस, दैट इज द नेक्स्ट मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन। यानी गलतियां ज्यादा बेटर तरीके से आप कैच कर सकते हैं अगर आप प्रोग्राम में यूज करते हैं फंक्शन। तो सेकंड फायदा क्या हुआ? बाय यूजिंग फंक्शंस, can easily detect and rectify errors in our program, because we get
a fair idea regarding the error point, get a fair idea regarding the error point, as well as any correction done inside the function body, any correction done inside the function body automatically reflects at every place where the function has been called. आया समझ? जो भी आप करेक्शन करते हैं वो अपने आप उस जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाता है जहां जहां फंक्शन कॉल हुआ है। तो आपको सुधार कितनी बार करना पड़ता है, करेक्शन कितनी बार करना पड़ता है? एक बार। और उसका रिफ्लेक्शन हर जगह दिखता है जहां इस फंक्शन को आपने कॉल करा है। क्लियर? अब आइए फंक्शन का तीसरा बेनिफिट है। ठीक, जैसे सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होती हैं, mat.h, string.h, conio.h, ऐसे फंक्शंस पढ़ के आप अपनी खुद की हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं और अपनी हेडर फाइल में अपने बनाए गए फंक्शंस डाल सकते हैं और फिर हर उस प्रोग्राम में इनको यूज कर सकते हैं जहां इस हेडर फाइल को आप इंक्लूड कर लें। दोबारा सुनिए, फंक्शंस बनाना सीखकर आप अपनी खुद की हेडर फाइल्स बना सकते हैं, अपनी हेडर फाइल्स में इन फंक्शंस को रख सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में जहां भी ये हेडर फाइल्स अटैच करेंगे, जिस भी प्रोग्राम में अटैच करेंगे, इन फंक्शंस को आप वहां यूज कर सकते हैं। जैसे आप बताइए, हम CLR SCR हर प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं? हर प्रोग्राम में CLR SCR और getch यूज कर पाते हैं अपन? यस। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम बस एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं conio.h और उसके कारण इन सभी फंक्शंस का सपोर्ट मिल जाता है। राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं फंक्शंस कोड रीयूजेबिलिटी देते हैं? कैन आई से दिस? फंक्शंस हमारे कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। यस। तो थर्ड बेनिफिट हमारे कोड में फंक्शंस का ये हुआ, बाय लर्निंग हाउ टू क्रिएट फंक्शंस we also can learn to create our own header files. Due to this, we can all our functions in one header file and use this header file in other programs also, which will allow us to use these functions also. For example, we can create a header file called mymath.h containing our own functions like factorial, comma, prime, comma, even odd, etc. And in every program where we include this header file, comma, there we can use these functions also. So we can say that functions provide code reusability. हाँ के ना? बताइए, तीनों बेनिफिट क्लियर हुए फंक्शंस के? ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस सी लैंग्वेज में कितनी तरह के होते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग। कितनी तरह के फंक्शन सी प्रोग्रामिंग आपको देती है। तो अगर हम टाइप ऑफ फंक्शंस का कैटेगराइजेशन करें तो नोटिस करिएगा, सी में एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, राइट, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। डिफरेंस पता है दोनों में? जल्दी जल्दी बोलिए, दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं? गुड। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंपाइलर, जो कंपाइलर में ऑलरेडी मौजूद हैं। लाइक जवाब दीजिए, प्रिंटफ, स्कैनफ, CLR SCR, getch, etc. राइट। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं which a programmer creates for himself। ऐसे फंक्शंस जो एक प्रोग्रामर अपने लिए क्रिएट करता है उसे बोलते हैं अपन यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। ऐसे फंक्शंस जिन्हें आप बनाते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, क्या सी में फैक्टोरियल निकालने का कोई फंक्शन है? नहीं है। क्या सी में प्राइम चेक करने का कोई फंक्शन है? नहीं है। क्या सी में आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने का कोई फंक्शन है? नहीं है। ये सब आप अपनी जरूरत के मुताबिक अगर बनाएं तो दे आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, बस अभी तक आपका काम प्री डिफाइंड फंक्शन से चलता था। क्या कहते हैं? अभी तक आपका काम प्री डिफाइंड से चल जाता था, अब नहीं चलेगा। अब प्री डिफाइंड के साथ साथ आपको यूज करने पड़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड तो आपके प्रोग्राम पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, अब उनके साथ साथ आने लगेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इज इट क्लियर? चले आगे, कंप्लीट। गुड। तो ये तो हो गई फंक्शंस की कैटेगरी, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक, अब आते हैं बहुत ही क्रूशियल टाइटल पे, वो है स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ फंक्शन। जब आप एक बार अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आपके प्रोग्राम में फंक्शंस यूज करने, तो एज अ प्रोग्रामर आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। क्या क्या हैं ये स्टेप्स, क्या करते हैं इन स्टेप्स में, अब हमें इसको ध्यान से सुनना है। तो गौर करिएगा, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम में अब फंक्शंस यूज करने हैं, तो सी लैंग्वेज कहती है फंक्शंस यूज करने के ओवरऑल 3 स्टेप्स होते हैं, यानी 3 पार्ट्स में फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप होता है एज अ डेवलपर फंक्शन का डिक्लेरेशन करना। दिस इज स्टेप 1। सर जो हेडर फाइल बनाई तो उसमें फंक्शन जो हम डालेंगे वो यूजर डिफाइंड होंगे? यस तनिष्क, अगर हेडर फाइल आपकी है तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे क्योंकि वो आप बना रहे होगे। ओके, हेडर फाइल भी तो आप ही बना रहे हो ना, तो उसमें फंक्शन भी आप डालोगे। ठीक है, चलिए अब आता है सेकेंड। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद सेकेंड पॉइंट आता है फंक्शन कॉल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन या
फंक्शन बॉडी। ये तीन चीजें आप हर फंक्शन के अंदर पाएंगे। फंक्शन डिक्लेयर करना, फंक्शन कॉल करना और फंक्शन डिफाइन करना। स्टार्ट करें इनका डिस्कशन, शुरू करें इनका डिस्कशन, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेयर करने की। आप मुझे बताइए, जब आप सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो क्या यूज करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं? क्या कंपाइलर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके यूज करें? करता है। इसी तरह से जब आप एक एरे यूज करते हैं तो क्या आप एरे को डिक्लेयर करते हैं यूज करने से पहले? करते हैं। बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपसे फंक्शन के बारे में कुछ बातें जानना चाहता है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपसे फंक्शन के बारे में कुछ बातें जानना चाहता है। कंपाइलर को ये बातें बताना कहलाता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। अब ये टेंशन मत लीजिएगा, सर ये कौन सी बातें होती हैं, डिक्लेरेशन कैसे करा जाता है, वो सब आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस इतना समझिए, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करे जाते हैं यूज करने से पहले, जैसे एरे डिक्लेयर करा जाता है यूज करने से पहले, ऐसे ही फंक्शन को भी डिक्लेयर करा जाता है यूज करने से पहले। तो डिक्लेरेशन के बारे में अभी तो मैं इतना ही कहूंगा। टेलिंग समथिंग अबाउट द फंक्शन टू द कंपाइलर before using it is called as function declaration। कंपाइलर को फंक्शन के बारे में कुछ बातें बताना इससे पहले कि आप उसे यूज करें कहलाता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। एम आई क्लियर? आ रही है बात समझ? आप फंक्शन को यूज करें तो आप कंपाइलर को बताएं क्या फंक्शन के बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेलिंग दे रहे हैं, वो चीजें कहलाती हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा, आपने अभी तक खुद कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं करा है। तो आप अगर याद करेंगे कि ऐसा हमने कभी करा, तो आपने नहीं करा, अब करेंगे जब आप अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे। हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए आपको डिक्लेरेशन जरूर दिखता है, और वो कहाँ दिखता है? वो दिखता है हेडर फाइल्स के अंदर। तो आज आपको पहली बार टेक्निकली ये समझ में आएगा कि हमें conio.h को ऊपर क्यों इंक्लूड करना पड़ता है इससे पहले कि हम clr को कॉल करें। हमें stdio.h को क्यों इंक्लूड करना पड़ता है इससे पहले कि हम printf scanf को कॉल करें। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रहा है? अब आज से आप ये बोलना स्टार्ट कर दें कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि हेडर फाइल में फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं। राइट? अभी तक आप बस ये मानते थे हेडर फाइल में फंक्शन का सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट वर्ड सही नहीं है इंटरव्यू के लिए। सपोर्ट वर्ड की जगह आप बोलेंगे डिक्लेरेशन होता है। एवरी हेडर फाइल कंटेन्स डिक्लेरेशंस ऑफ द फंक्शन, जो कंपाइलर के लिए जरूरी है जानना इससे पहले कि आप उसको कॉल करें। हुआ क्लियर? गुड। अब आ जाइए सेकंड डिफरेंस, सेकंड पॉइंट, फंक्शन कॉल क्या होता है। आप बताइए फंक्शन कॉल क्या होता है, इससे तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियराइज्ड हैं। जल्दी बताइए फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन कॉल? एवरीवन बी फास्ट। वेरी गुड। फंक्शन को यूज करना यानी अपने प्रोग्राम का वो स्टेटमेंट जिस कारण से फंक्शंस एग्जीक्यूट हो उसे बोलते हैं अपन फंक्शन को कॉल करना। राइट? यानी फंक्शन सोते रहते हैं, जब तक हम उन्हें कॉल ना करें फंक्शन सोते रहते हैं। यस, फंक्शन स्लीपिंग एंटिटीज होते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है, हिलाना डुलाना पड़ता है, और जब आप उन्हें जगाते हैं तो हम कहते हैं आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। राइट? कॉल कैसे करते हैं? क्या होता है कॉल करने का सिंटेक्स? जल्दी बताइए। फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है? फंक्शन का नाम लिखते हैं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। जब भी ऐसे करते हैं अपन मानते हैं अपन फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। ऐसे ही करते हैं ना आप? फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन को इन्वोक करना, इन्वोकिंग अ फंक्शन सो दैट इट स्टार्ट्स रनिंग। फंक्शन को इन्वोक करना ताकि वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। ये कहलाता है अपने आप में
आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हुआ क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन को डिफाइन करना। राइट? फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना जो फंक्शन से आपको काम कराना है। आई रिपीट, फंक्शन डिफाइन करने का मतलब फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना जो आपको फंक्शन से काम कराना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपने आज तक कोई फंक्शन डिफाइन करा है? आपने आज तक कोई फंक्शन डिफाइन करा है? यस, आप रोज करते हैं जब आप मेन लिखते हैं। डेली आप मेन डिफाइन करते हैं। याद करिए, आप मेन के साथ कर्ली ब्रेस लगाते हैं, मेन के साथ कर्ली ब्रेस लगाते हैं, उस कर्ली ब्रेस के अंदर कोडिंग लिखते हैं, तो एक्चुअल में आप मेन को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना प्रोग्राम बना रहा हूं, वो टेक्निकल वर्ड्स में होता है आप मेन डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? बस आपने आज तक मेन ही डिफाइन करा है, अब मेन के अलावा और फंक्शंस भी आप डिफाइन करेंगे। राइट? तो फंक्शन बॉडी मतलब राइटिंग a set of statements inside the curly brace of function to perform the actual task of the function। जो फंक्शन से आपको एक्चुअल में काम कराना है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स ब्रेस के अंदर लिखना कहलाता है फंक्शन को डिफाइन करना या फंक्शन की बॉडी देना। हुआ क्लियर? आया समझ? बढ़े आगे? वेरी गुड, ब्रिलियंट। ठीक है, चलिए अब ये जो आपने 3 पॉइंट्स पढ़े इनके साथ अपन रिलेट करते हैं जो अभी तक आपने सी लैंग्वेज में चीजें सीखी है उनको, तो आपको और मुझे दोनों को क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, ये बताइए सी लैंग्वेज में क्या मेन एक फंक्शन है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या मेन एक फंक्शन है? वेरी गुड। तो आप मानते हो मेन में भी ये 3 चीजें होती होंगी? होती होंगी ना? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो मुझे बताइए मेन फंक्शन को डिफाइन कौन करता है? हम करते हैं, कंपाइलर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यूजर करता है, कौन करता है? वेरी गुड। अगर मेन के बारे में ये तीनों बातें सोची जाएं तो मेन इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। फाइन। नंबर 2, मेन को कॉल कौन करता है? मेन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, मेन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रहा सवाल मेन के डिक्लेरेशन का, तो क्या लगता है आपको मेन कौन सी हेडर फाइल में होगा? मेन कौन सी हेडर फाइल में होगा? मेन किसी हेडर फाइल में नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और मेन प्री डिफाइंड नहीं है। मेन इज डिफाइंड बाय अस। समझ में आ रहा है? हम लोग मेन को डिफाइन करते हैं, प्री डिफाइंड नहीं होता है ये। गेटिंग द थिंग्स राइट? तो कंपाइलर मेन का डिक्लेरेशन देता है। मेन का डिक्लेरेशन कोई हेडर फाइल नहीं दे सकती, क्योंकि हेडर फाइल उन फंक्शंस को देती है जिन्हें पहले से डिफाइन करा गया है, और मेन पहले से डिफाइन नहीं है, मेन मैं और आप बनाते हैं। राइट? इसलिए मेन का डिक्लेरेशन कहां है? मेन इज डिक्लेयर्ड, वेरी गुड, इनसाइड द कंपाइलर। मेन कंपाइलर के अंदर डिक्लेयर्ड है। आ रहा है समझ?
समझ आया? तीनों पॉइंट क्लियर हुए रिगार्डिंग मेन, राइट? और मेन बिल्कुल यूजर डिफाइंड है, मेन प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड कहलाएगा। ये डिक्लेयर्ड पहले से है, डिफाइन मैं और आप करते हैं। नहीं, शैला और कोई फंक्शन कंपाइलर में डिक्लेयर्ड नहीं है, सिर्फ मेन ही डिक्लेयर्ड है, बाकी सारे हेडर फाइल्स के अंदर डिक्लेयर्ड है, कंपाइलर में डायरेक्टली नहीं है। ठीक, चले आगे। चलो अब एक और फंक्शन लेते हैं, कोई और प्री डिफाइंड फंक्शन लेते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं मेन को कॉल, हम मेन को कॉल कर सकते हैं और वो रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए CLR को लेकर बात करते हैं। ठीक है, चलो अब आप CLR के बारे में मुझे तीनों बातें बताओ। सबसे पहले बताओ CLR कहां पर डिक्लेयर्ड है, जल्दी जवाब दें। CLR कहां पर डिक्लेयर्ड है? वेरी गुड। अगर इसका डिक्लेरेशन बोलें तो इट इज इनसाइड हेडर फाइल conio.h है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। CLR को कॉल कौन करता है? क्या इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है? नहीं, इसको हम कॉल करते हैं, बिल्कुल सही। CLR is called by programmer. It is called by programmer. We don't call it. हम इसे कॉल नहीं करते, इसे कॉल हम कॉल करते हैं, इसे कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, राइट? वी कॉल इट, और हम नहीं कॉल करेंगे तो नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? हाँ, नहीं चलेगा। आप नहीं कॉल करेंगे तो नहीं चलेगा, स्क्रीन क्लियर नहीं होगी। आप कॉल करेंगे तो स्क्रीन क्लियर होगी, राइट? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, CLR डिफाइंड कहाँ है? जल्दी बोलिए। CLR डिफाइंड कहाँ है? अब अगर आप सी पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में जवाब आएगा हेडर फाइल में। बिल्कुल गलत। कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन कभी हेडर फाइल में नहीं होता। कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल्स में होती है, जैसे सी की दुनिया में हम बुलाते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। आई रिपीट, जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, इनकी डेफिनेशन एक खास फाइल में होती है, जिसे हम सी लैंग्वेज की दुनिया में बुलाते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। अब इससे हमारा कनेक्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल अलग अलग होती हैं? अगर अलग अलग होती हैं तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडर फाइल्स वर्सेस लाइब्रेरी फाइल्स। स्टार्ट करें। चलिए, पहला डिफरेंस तो आपको भी पता लग गया है अगर आप डिस्कशन गौर से सुन रहे हैं। बताइए हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है, जल्दी जवाब दें। व्हाट डज अ हेडर फाइल कंटेन? वेरी गुड। हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं फंक्शंस के डिक्लेरेशन। परफेक्ट आंसर। हेडर फाइल्स कंटेन फंक्शन डिक्लेरेशन। करेक्ट। लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है? लाइब्रेरी फाइल्स कंटेन फंक्शन डेफिनेशन। ओके, लाइब्रेरी फाइल्स में होती हैं फंक्शंस की डेफिनेशन। क्लियर? चले आगे, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन .h होता है, याद रखिएगा। दे हैव द एक्सटेंशन .h। और लाइब्रेरी का क्या होता होगा, क्या कहते हैं? इनका एक्सटेंशन होता है .lib। दे हैव द एक्सटेंशन
lib, राइट। हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट एच, इनका एक्सटेंशन डॉट लिब। गेटिंग द पॉइंट? राइट। थर्ड डिफरेंस, हमारे कंप्यूटर में अगर हम लोकेट करना चाहें तो हेडर फाइल्स कहाँ मिलेंगी? आप जानते हैं हेडर फाइल्स हमारे कंप्यूटर में कहाँ रहती हैं? इनका घर, इनका रेजिडेंस कहाँ है? नहीं जानते? चलिए देखिए ये आपके कंप्यूटर में कहाँ रहती हैं। जब आप अपने सिस्टम में सी लैंग्वेज का आईडी इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल टर्बो, तो आपने देखा होगा एक टीसी नाम का फोल्डर आपके कंप्यूटर में बनता है, ठीक है? या तो टीसी बनेगा, टर्बो C3 बनेगा, इस नाम से एक फोल्डर बनेगा। इसके अंदर जाइए, आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो, बाय द नेम ऑफ इंक्लूड। दिख रहा है? इंक्लूड नाम का एक फोल्डर दिख रहा है यहाँ पर, राइट। इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर मौजूद रहती हैं आपकी सारी की सारी हेडर फाइल, ठीक। अब इसके अंदर चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये पूरा डिक्लेरेशन या एरिया हेडर फाइल्स का है, राइट। इसी में stdio, conio सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये रही conio.h, ये रही mat.h, ये रही stdio.h। all header files are sitting in this folder whose name is include, ठीक। और लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ हैं? कैन वी सी देम? ये रही, दे आर इनसाइड द फोल्डर विच इज कॉल्ड lib। ये lib नाम के फोल्डर में आपको मिलती है। So let's get back to the main topic again. Third point, they are located inside a folder called include, which is itself inside a folder called TC or Turbo C3 etc. TC, Turbo C3, इसके अंदर अगर आप जाएं तो आपको lib नाम का एक फोल्डर, सॉरी इंक्लूड नाम का एक फोल्डर मिलेगा, और इंक्लूड फोल्डर में आपको मिलेंगी सारी हेडर फाइल। ऑन दी अदर हैंड यही सेम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, लाइब्रेरी के बारे में लिख देते हैं, बस फोल्डर का नाम इंक्लूड की जगह पर क्या आ जाएगा? lib lib। ये आपको मिलेंगी इनसाइड द फोल्डर विच इज कॉल्ड एज लिब फोल्डर। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर टेक्स्ट फाइल्स and thus can be read and thus can be easily read by anyone। मतलब हेडर फाइल्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो टेक्सचुअल डेटा होता है, सोर्स कोड के स्टाइल में होता है। तो दुनिया का कोई भी इंसान, प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो, कम से कम हेडर फाइल के कंटेंट्स पढ़ जरूर सकता है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, हेडर फाइल के अंदर का डेटा टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान हेडर फाइल के कंटेंट्स पढ़ जरूर सकता है, चाहे उसे प्रोग्रामिंग आती हो चाहे उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती हो, वो बहुत इजीली हेडर फाइल के कंटेंट्स को पढ़ सकता है। ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? हेडर फाइल के कंटेंट्स ह्यूमन रीडेबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लाइब्रेरी फाइल्स को चेक करें तो इनके कंटेंट्स नॉन ह्यूमन रीडेबल होते हैं। हम इंसानों को कतई समझ में नहीं आएगा कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको conio.h खोल के दिखाता हूं, आप बताइए एज अ ह्यूमन आप पढ़ पा रहे हैं या जो भी लिखा है? देखिए ध्यान से, पढ़ पा रहे हैं? राइट। यही ढूंढिए, CLRSCR दिखेगा आपको, दिखा? ये रहा CLRSCR। यहीं देखिए getch दिखेगा, दिखा? दिस इज getch।
दिस इज द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल। और अगर आपसे मैं बोलूं लाइब्रेरी फाइल के कंटेंट्स हम पढ़ सकते हैं क्या वो हमें समझ में आएंगे अगर हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैथ की लाइब्रेरी फाइल के कंटेंट्स ओपन करके दिखा रहा हूं। यह है मैथ की लाइब्रेरी फाइल। चेक करिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा ये क्या है, क्योंकि वॉट एवर टेक्स्ट यहां पर दिख रहा है दैट्स प्योरली इन बाइनरी फॉर्मेट। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? राइट? तो लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, दे आर मशीन कोड्स और बाइनरी कोड्स एंड thus are not understandable to humans। हम इंसानों के समझ में ही नहीं आएगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो पता चलेगा आगे, वो अगले लेक्चर में समझ में आएगा जब आप लिंकर नाम का सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझेंगे। ठीक है, अभी बस इतना मान लीजिए, डिक्लेरेशन अलग रहता है, डेफिनेशंस अलग रहती हैं। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, अब इनके बीच का जो पांचवा डिफरेंस है वो सबसे क्रूशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ लेंदी डिस्कशन जो हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आप बस मेरे एक क्वेश्चन को लेकर जाएं और मुझे इसका जवाब परसों लाकर दें। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को कनेक्ट हम लोग करते हैं कि नहीं? हैश इंक्लूड लिखकर, जल्दी बोलिए। हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को कनेक्ट हम लोग करते हैं कि नहीं? हैश इंक्लूड लिखकर करते हैं ना? दे आर एडेड इन द प्रोग्राम by the programmer using the statement hash include। ठीक है, जिसे कौन हैंडल करता है? हैश इंक्लूड को कौन हैंडल करता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हैश वाली लाइनों को कौन हैंडल करता है? वेरी गुड, प्री प्रोसेसर। अब सवाल आता है, हमारे प्रोग्राम में लाइब्रेरी फाइल्स कौन इंक्लूड करता है? यहां मैं लेक्चर रोक रहा हूं, यहां से कंटिन्यू करना है हमें अगला लेक्चर। तो आप इस पॉइंट नंबर 5 को फिल करके लाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, पता करके आइएगा कि जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो प्रोग्राम का पार्ट कैसे बनती हैं। बनती होंगी कि नहीं बनती होंगी? हमारे प्रोग्राम से लाइब्रेरी फाइल्स जुड़ती होंगी कि नहीं? जुड़ती तो होंगी 100%, उन्हीं के अंदर तो कोडिंग लिखी हुई है। पर वो प्रोग्राम से कनेक्ट कैसे होती हैं, ये आपको मुझे बताना है अगले लेक्चर में। बता पाएंगे? तो ये आपको आज मैं कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं, आज ढूंढ के लाने को एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज 1। डिफाइनिंग द फंक्शन श्रेयांश, मतलब फंक्शन की बॉडी लिखना। ये जो आप देख रहे हो ये डिफाइनिंग ही तो कहलाएगा। ये जो मैंने एवरेज लिखा हुआ है, फंक्शन से जो भी आपको टास्क कराना है उससे रिलेटेड जो कोड आप लिखोगे वो डिफाइन कहलाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6 एंड दिस इज 7। तो आप लास्ट पॉइंट का फिलअप करके लाइएगा। ठीक है, या मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जगह, फिल इट अप। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।